भाड़ में जाओ, अब मैं बर्बाद हो गया, शीशा टूट गया, भाड़ में जाओ। 4 नवंबर की रात को रूस ने यूक्रेन पर हाल के दिनों में सबसे बड़े और सबसे क्रूर हमलों में से एक किया। कुल 130 शाहिद कैमिकेजे यूएवी और मिसाइलें, जिनमें इस्कंदर एम मिसाइलें भी शामिल थीं, यूक्रेन के आसमान को चीरती हुई गुजरीं। हमेशा की तरह निशाना नागरिक बुनियादी ढांचे थे। उस रात ओडेसा और द्निप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र के बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर नरक का साया मंडरा रहा था। यूक्रेनियों ने एक बार फिर युद्ध की क्रूरता को गहराई से महसूस किया। सायरन धमाके, आग की लपटें। हालांकि यूक्रेन का बदला तुरंत और बेहद क्रूर था। वोल्गोग्राद में लुकोइल की दक्षिण रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी, कोस्ट्रोमा में रूस का तीसरा सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट जो मॉस्को को बिजली देता है, क्रीमिया में एक तेल डिपो, और सबसे महत्वपूर्ण शायद ड्रोन बेस्ड डिपो जिन्होंने यूक्रेनी नागरिकों पर कहर बरपाया। हम डोनेट्स्क में हुए बड़े हमले से शुरुआत करेंगे क्योंकि यही यूक्रेन के बदले का मुख्य अड्डा है। ये डोनेट्स्क है जो कब्जे में है। कभी यूक्रेन की सबसे आधुनिक विकास परियोजनाओं में से एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहां स्थित था। 2015 से रूसी कब्जे में यह जगह हाल के महीनों में एक बड़े आतंक कारखाने में तब्दील हो गई थी। 4 नवंबर को यही वह मुख्य केंद्र था जिसने उन 130 शाहिदों को यूक्रेनी शहरों में भेजा था। यही वह मुख्य ड्रोन लॉन्च एयरबेस था जिसने यूक्रेनी शहरों पर बमबारी की थी, जिससे लाखों निर्दोष लोग भूखमरी और कड़ाके की ठंड का सामना कर रहे थे। पुतिन की आतंकवादी सेना का मुख्य रसद केंद्र, भंडारण, संयोजन और प्रक्षेपण, सब कुछ यहीं था। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी, खासकर रॉबर्ट मद्यार ब्रोडी के नेतृत्व वाली 464वीं सेपरेट यूएवी ब्रिगेड, महीनों से इस जगह पर नजर रख रही थी। पिछले कुछ हफ्तों के भीषण हमलों ने इस केंद्र को नष्ट करना एक विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत बना दिया था, और 5 नवंबर की रात को बटन दबा दिया गया। यह ऑपरेशन एक सैन्य सबक था। यूक्रेनी विशेष अभियान बल, मानवरहित प्रणाली, बल, मिसाइल इकाइयां और तोपखाने इकाइयां सभी पूरी तरह से समन्वित थीं। क्रूज मिसाइलों और हमलावर यूएवी दोनों ने एक साथ लक्ष्य पर हमला करना शुरू कर दिया। नतीजा, एसएसओ की अपनी रिपोर्ट के अनुसार 90% से ज्यादा यूक्रेनी यूएवी ने अपने लक्ष्यों को सटीकता से भेदा। और फिर ये हुआ। ये दूसरा जबरदस्त विस्फोट है जो आप देख रहे हैं। तो उस रात डोनेट्स्क हवाई अड्डे पर आखिर क्या धमाका हुआ था, अपुष्ट। लेकिन गंभीर खुफिया चैनलों पर आधारित रिपोर्टों के अनुसार उस गोदाम में लगभग 1000 शाहिद यूएवी और उनके 1500 से ज्यादा हथियार थे। 1000 मानव रहित हवाई वाहन, 1500 हथियार एक ही रात में भाप बनकर उड़ गया। यह पुतिन के शीतकालीन आक्रामक अभियान के दिल में घोंपा गया खंजर था। यहां आप जो देख रहे हैं वह हजारों बमों का विनाश है जो यूक्रेनी शहरों पर बरसते। हजारों संभावित नागरिक हताहत, बिजली गुल और घर ठंड में डूबे हुए। और यूक्रेन ने सिर्फ उस बेस पर हमला नहीं किया जहां यूएवी तैनात थे। एक गोला बारूद डिपो पूरी तरह नष्ट हो गया। एक ईंधन भंडारण सुविधा ध्वस्त हो गई। एयरबेस पर ड्रोन प्रक्षेपण तैयारी क्षेत्र अप्रभावी हो गया। बिजली और संचार केंद्रों को भारी नुकसान पहुंचा। अब पुतिन लाखों सैनिकों को मोर्चे पर तैनात कर सकते हैं, लेकिन अगर वह उन सैनिकों को खाना नहीं खिला सकते, अगर वह उन्हें गोला बारूद और तकनीकी सहायता नहीं दे सकते, तो वे सैनिक आधुनिक युद्ध के मैदान में सिर्फ निशाने बनकर रह जाएंगे। यूक्रेन ने इस सैन्य ढांचे को तोड़ दिया है। लेकिन रुकिए, अगर बस इतना ही होता तो हम यही कहते कि 4 नवंबर के हमले का बदला ले लिया गया। हालांकि 5 नवंबर की रात ऐतिहासिक सिर्फ इसी बात से नहीं बनी। पुतिन का दूसरा झटका कहीं और इंतजार कर रहा था। यह वोल्गोरेचेंस्क शहर है, मॉस्को से सिर्फ 350 किलोमीटर उत्तर पूर्व में, और यह जलती हुई जगह है कोस्ट्रोमा जियारेयेस, रूस का तीसरा सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट। यह यूक्रेनी सीमा से ठीक 730 किलोमीटर दूर है। यह पुतिन के बहुप्रचारित बहुस्तरीय गहन वायु रक्षा सिद्धांत की विफलता की आधिकारिक घोषणा है। यह पावर प्लांट क्यों महत्वपूर्ण है? इसकी स्थापित क्षमता 3600 मेगावाट है। यह रूस की ऊर्जा प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण सुविधाओं में से एक है। यह रूस का तीसरा सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है। आइए इसकी समरूपता पर एक बार फिर नजर डालें। 4 नवंबर को पुतिन ने ओडेसा और निप्रोपेट्रोव्स्क में ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमला करके यूक्रेन को ठंडा करने की योजना बनाई थी। ठीक एक दिन बाद यूक्रेन ने रूस के तीसरे सबसे बड़े ताप विद्युत संयंत्र पर हमला करके जवाब दिया। अब पुतिन के सामने अपनी ही बत्ती गुल होने का खतरा मंडरा रहा है। बेशक आधिकारिक बयान हमेशा की तरह हास्यास्पद थे।
कोस्त्रोमा के गवर्नर सर्गेई सितनिकोव ने दावा किया कि उन्होंने एक ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया। उन्होंने कहा कि ऊर्जा ढांचे को नुकसान पहुंचा है, लेकिन तुरंत ही उन्होंने यह भी जोड़ दिया कि बिजली आपूर्ति बाधित नहीं हुई है। क्या यह तस्वीर आपूर्ति बाधित नहीं होने के बयान से मिलती जुलती है? स्वतंत्र मीडिया आउटलेट एस्ट्रा द्वारा प्रकाशित और विश्लेषित ये तस्वीरें बिजली संयंत्र की गैस वितरण सुविधा में भीषण आग दिखाती हैं। राज्यपाल क्या कह सकते थे? हाँ, उन्होंने हमें मारा है, देश के सबसे बड़े बिजली संयंत्रों में से एक में आग लगी है और हम जमने वाले हैं। बेशक वे झूठ बोलेंगे, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। रूसी लोग भी उन तस्वीरों को देख रहे हैं और लोगों को अपने नेताओं द्वारा बोले गए झूठ की सब कुछ नियंत्रण में है और उस आग के गोले के बीच का बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है जो वे अपनी आंखों से देखते हैं। और सिम्फनी पूरी हो गई, लेकिन दुस्वप्न अभी खत्म नहीं हुआ था। उसी समय यूक्रेनी ड्रोन दक्षिणी रूस में लुकोइल के स्वामित्व वाली वोल्गोग्राद तेल रिफाइनरी पर हमला कर रहे थे। यह कोई साधारण रिफाइनरी नहीं है, यह दक्षिणी रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। इसकी वार्षिक कच्चे तेल प्रसंस्करण क्षमता लगभग 15.7 मिलियन टन है। ये आंकड़े शायद आपके लिए ज्यादा मायने न रखें, इसलिए मैं इसे इस तरह से कहूंगा। यह रिफाइनरी रूस के कुल उत्पादन का लगभग 6% हिस्सा है। अब रणनीतिक समरूपता पर गौर कीजिए। 4 नवंबर को पुतिन ने ओडेसा में यूक्रेन के ऊर्जा और बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर हमला किया। इसके ठीक 24 घंटे बाद यूक्रेन ने पुतिन की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में से एक पर हमला कर दिया। यह सुविधा सिर्फ नागरिक वाहनों को पेट्रोल ही नहीं देती, यह सुविधा यूक्रेन में पुतिन के टैंकों को चलाने वाला डीजल और उनके जेट विमानों को चलाने वाला ईंधन भी बनाती है। लेकिन इस हमले का एक और नतीजा भी निकला। पुतिन अपने ही लोगों को इसका नतीजा नहीं समझा पाए, जिसे उन्होंने छिपाने की कोशिश की। वोल्गोग्राद के गवर्नर आंद्रेई बोचारोव को बयान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। हाँ, एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में आग लग गई थी, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि एक 24 मंजिला अपार्टमेंट इमारत गिरे हुए छर्रों से क्षतिग्रस्त हो गई थी और एक 48 वर्षीय नागरिक की जान चली गई थी। अब जरा ठहरिए, पुतिन ने रूसी लोगों से क्या कहा? यह कोई युद्ध नहीं है, यह एक विशेष सैन्य अभियान है। सही कहा ना? और यह ऑपरेशन यूक्रेनी धरती पर था। लेकिन अब रूसी शहर यूक्रेनी हमलों से दहल रहे थे। यही वह क्षण था जब पुतिन और रूसी जनता के बीच की कांच की दीवार टूट गई। और भी बहुत कुछ है। सोशल मीडिया पर चल रहे कुछ दावों के मुताबिक उस अपार्टमेंट बिल्डिंग पर यूक्रेनी ड्रोन नहीं, बल्कि रूसी पैंट्सर एयर डिफेंस मिसाइल ने हमला किया था। क्या आप सोच सकते हैं पुतिन की करोड़ों डॉलर की एयर डिफेंस प्रणालियां इतनी घबराई हुई और नाकाफी हैं कि या तो वे ड्रोन को रोक नहीं पाती या फिर अपने ही शहरों पर हमला कर देती हैं। यह तय करना मुश्किल है कि कौन सा बदतर है। यह पुतिन की अपनी जनता के साथ खुद को जिस असहाय स्थिति में पाता है उसकी साफ तस्वीर है। डोनेट्स्क में बदला लिया जा चुका था, वोल्गोग्राद में बिल का निपटारा हो चुका था। उसी रात क्रीमिया, जिसे पुतिन अपनी पवित्र मातृभूमि मानते हैं, भी जल रहा था। सिम्फेरोपोल स्थित क्रीमियन इफ्टेसबिट कंपनी के एक बड़े तेल डिपो को भी निशाना बनाया गया। विस्फोटों से पहले उस इलाके में ड्रोन उड़ते देखे गए थे और फिर भीषण आग लग गई। क्रीमिया पुतिन का गढ़ माना जाता था, अब यह रूसी सैन्य रसद आपूर्ति का भी निशाना बन गया है। आइए जो हुआ उसे समझने के लिए बड़ी तस्वीर पर गौर करें। 4 नवंबर को रूस ने यूक्रेन के नागरिक ढांचे पर 130 ड्रोन से हमला किया, जिससे यूक्रेनी नागरिकों पर भारी असर पड़ा। 5 नवंबर को यूक्रेन ने भी बलपूर्वक जवाब दिया। डोनेट्स्क में 1000 ड्रोनों से एक रसद केंद्र को नष्ट करके रणनीतिक जवाबी कार्रवाई की गई। वोल्गोग्राद में एक विशाल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया, जो एक आर्थिक प्रतिक्रिया थी। कोस्त्रोमा में 730 किलोमीटर गहराई में स्थित एक ताप विद्युत संयंत्र को निशाना बनाया गया, जिससे रूस का सिद्धांत ध्वस्त हो गया। क्रीमिया में एक ईंधन डिपो पर हमला हुआ, जिससे रसद में भारी नुकसान हुआ। यह यूक्रेन की रणनीतिक चतुराई है। क्यों? क्योंकि इन हमलों ने पुतिन को एक असंभव दुविधा में डाल दिया है। अब पुतिन क्या करेंगे? अपनी सीमित संख्या में मौजूद महंगी वायु रक्षा प्रणालियों का इस्तेमाल वे कहाँ करेंगे? अग्रिम मोर्चे की रक्षा के लिए, या मोर्चे से हटकर 730 किलोमीटर अंदर स्थित कोस्त्रोमा बिजली संयंत्र की रक्षा के लिए, या दक्षिण में स्थित वोल्गोग्राद रिफाइनरी की, या मॉस्को में अपने महल की? वे इन सब की एक साथ रक्षा नहीं कर सकते। उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। यही यूक्रेन की रणनीति है। पुतिन को अपने ही बनाए युद्ध में अपनी जमीन बचाने के लिए असंभव विकल्प चुनने पर मजबूर करना। और ये हमले काम कर रहे हैं। ये कोई ख्वाहिशमंदी नहीं है, यह गणित है। कीव पोस्ट के एक विश्लेषण के अनुसार जुलाई और अगस्त में रूस में यूएवी उत्पादन सुविधाओं और आपूर्ति लाइनों पर यूक्रेन के पिछले हमलों के कारण
शाहेड लॉन्च की संख्या जुलाई में 6,303 से घटकर अगस्त में 4,132 हो गई, यानी 33% की कमी। गणितीय रूप से सिद्ध ये हमले काम कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, 33% की गिरावट का कारण बने हमलों के बाद रूस ने सर्दियों के लिए फिर से भंडार जमा करने की कोशिश की और 5 नवंबर की रात को डोनेट्स्क में एक ही झटके में पूरा भंडार नष्ट हो गया होगा। पुतिन ने 4 नवंबर को यूक्रेन को पूरी तरह से बंद करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब उसकी अपनी योजनाएं धरी की धरी रह गई हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय की प्रतिक्रिया क्या थी अनुमान लगाया जा सकता था। हमने रातों रात 75 यूक्रेनी यूएवी नष्ट कर दिए, उनमें से 49 वोल्गोग्राद के ऊपर थे। सच में अगर आपने 75 ड्रोन मार गिराए तो 730 किलोमीटर दूर कोस्ट्रोमा पावर प्लांट कैसे जल गया? वोल्गोग्राद रिफाइनरी पर हमला कैसे हुआ? क्या डोनेट्स्क का वह गोदाम जिसमें 1000 ड्रोन थे अपने आप फट गया? रूसी रक्षा मंत्रालय का गणित हमेशा की तरह सिर्फ उन आंकड़ों से बना है जो पुतिन के कानों को अच्छे लगते हैं। आज रात युद्ध के दो अलग अलग दर्शन आपस में टकरा गए। रूस का दर्शन मात्रा पर आधारित था, जिसमें हजारों चेबीशेव के सिर एक केंद्रीय गोदाम में जमा करके यूक्रेन पर क्रूर बल का प्रयोग किया जाता था। दूसरी ओर यूक्रेन का दर्शन गुणवत्ता पर आधारित था। महीनों की गहन टोही, एसएसओ, यूएसएफ, हंगेरियन एयरफोर्स मिसाइल इकाइयां और तोपखाने की बेजोड़ साझेदारी। एसएसओ का दावा 90% से ज्यादा हिट रेट का है। नतीजा, यूक्रेन के उच्च गुणवत्ता वाले ऑपरेशन में रूस के 1000 यूएवी एक ही रात में नष्ट हो गए। जहां यूक्रेन रूस की रणनीतिक संपत्तियों पर हमला करके एक असममित आर्थिक युद्ध छेड़ रहा है, वहीं रूस इन हमलों को रोकने के लिए जो संसाधन खर्च कर रहा है वह रूस के खिलाफ एक आर्थिक क्षय युद्ध का रूप ले रहा है। यूक्रेन रूस को अपनी रक्षा पर करोड़ों खर्च करने के लिए मजबूर कर रहा है। बेलगोरोड या मॉस्को में हुए पिछले हमले चौंकाने वाले थे, लेकिन 5-6 नवंबर को हुए हमलों की लहर ने कुछ अलग ही हासिल किया। इसने रूसी नागरिक चेतना में युद्ध की अनिवार्यता को अंकित कर दिया। वोल्गोग्राद में छर्रे लगने से एक 48 वर्षीय नागरिक की मौत और एक अपार्टमेंट इमारत को हुए नुकसान ने युद्ध को विशेष अभियान की कहानी से बाहर निकालकर रूसी घरों तक पहुंचा दिया। 13 रूसी हवाई अड्डों पर उड़ानों के निलंबन ने आम रूसी नागरिकों के जीवन को सीधे तौर पर अस्त व्यस्त कर दिया। कोस्त्रोमा या वोल्गोग्राद में लगी आग की तस्वीरों ने क्रेमलिन के मातृभूमि सुरक्षित है के नारे को चकनाचूर कर दिया। अब कोई सुरक्षित जगह नहीं बची। युद्ध पुतिन के स्थिरता के वादे यानी ऊर्जा ढांचे के केंद्र तक पहुंच गया था, और यह तस्वीर एक व्यापक पतन का हिस्सा है। लगभग उसी समय यूक्रेन के लिए लड़ रही रूसी स्वतंत्रता सेना ने घोषणा की कि उसने रूस के भीतर कई तोड़-फोड़ अभियानों के जरिए यूक्रेन को गोला बारूद ले जा रहे दर्जनों इंजनों को नष्ट कर दिया है। इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि लगभग उसी समय रूस के गौरव और आनंद वोस्तोचनी अंतरिक्ष केंद्र की बिजली बकाया कर्जों के कारण काट दी गई। अंगारा रॉकेट लॉन्च कॉम्प्लेक्स की बिजली काट दी गई क्योंकि वे $6,50,000 से ज्यादा का कर्ज नहीं चुका पाए। तस्वीर देखिए। बाहर से देखने पर यूक्रेन सैकड़ों किलोमीटर गहराई में स्थित सबसे रणनीतिक ऊर्जा सुविधाओं पर हमला कर रहा है। अंदर से रूसी प्रतिरोध सेनानी युद्ध की रसद व्यवस्था को तहस नहस कर रहे हैं। व्यवस्था इतनी सड़ी हुई है, भ्रष्टाचार में इतनी डूबी हुई है कि अंतरिक्ष स्टेशन, जो पुतिन के अंतरिक्ष शक्ति बनने के सपने का प्रतीक है, अपना बिजली का बिल नहीं चुका पा रहा है। और फिर चौथा, सबसे महत्वपूर्ण मोर्चा है सहयोगियों का मोर्चा। पुतिन के दोस्त। आपको क्या लगता है बीजिंग, तेहरान और प्योंगयांग में बैठे उनके दोस्त इस दृश्य को देखकर क्या देखते हैं? एक मजबूत आदमी जो पश्चिम को घुटने टेकने पर मजबूर करने का वादा करता है, या एक कागजी शेर जो 730 किलोमीटर जमीन के नीचे अपने सबसे अहम बिजली घर की रक्षा नहीं कर पाता, जिसका अंतरिक्ष स्टेशन बिजली का बिल न चुका पाने की वजह से अंधेरे में डूबा हुआ है? जरा सोचिए। ईरान पुतिन को हजारों शहीद दे रहा है और यूक्रेन उनमें से हजारों शहीदों को एक ही रात में लॉन्च होने से पहले ही नष्ट कर रहा है। तेहरान के लिए यह निवेश पर कैसा रिटर्न है? चीन कहता है असीमित दोस्ती। उत्तर कोरिया गोला बारूद भेज रहा है, लेकिन सभी को उम्मीद है कि पुतिन इस युद्ध में जीतेंगे और व्यवस्था बदलेंगे। अब उन्हें बस एक ऐसा नेता दिखाई दे रहा है जो व्यवस्था नहीं बदल सकता, बल्कि अपने घर में भी व्यवस्था बनाए नहीं रख सकता। ये कमजोरी, ये लाचारी पुतिन के सहयोगियों की नज़रों में उनके करिश्मे और विश्वसनीयता को पूरी तरह से खत्म कर रही है। अब तस्वीर साफ है, पुतिन अग्रिम मोर्चे पर युद्ध हार रहे हैं, घरेलू स्तर पर, आर्थिक रूप से, और अपने सहयोगियों की नज़रों में भी। 5 नवंबर 2025 की रात को डोनेट्स्क में गायब हुए 1000 यूएवी सिर्फ सैन्य क्षति नहीं है। उस रात जो गायब हुआ वह पुतिन का अधिकार था।
उस रात जो गायब हो गया वह रूसी लोगों से बोला गया उनका झूठ था। युद्ध तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। असली सवाल यह है कि रूसी लोग कब तक चुपचाप इस तबाही और इस अपमान को देखते रहेंगे जिसमें उनके नेताओं ने उन्हें घसीटा है। अगर इस वीडियो में मैंने जो कुछ साझा किया है वह आपके लिए मूल्यवान है तो इसे लाइक करना न भूलें ताकि यह प्रयास और भी लोगों तक पहुंच सके। हम इन समस्याओं का सामना एक साथ कर रहे हैं। मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि रूस इस संकट से उबर पाएगा या अब कोई रास्ता नहीं है? और अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो इस कहानी के अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए सदस्यता ले सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ न्यूज़ फीड नहीं है, ये इतिहास के बीचों बीच घटित होने वाला एक विच्छेदन का क्षण है। जल्द ही मिलते हैं। सुरक्षित रहें।